मेरे सामने अपने पैंट की जिप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। आते जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। पुलिस का नाम आते ही लोगों की जुबान में आता है कि पुलिस करती क्या है। पुलिस ना हो तो आपका जीवन कैसा हो, समाज कैसा हो, समाज में क्या अपराध रुक सकते हैं। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। आज मैं अपनी कहानी बताने जा रही हूँ जोश टॉक के जरिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से उस हर लड़की के अंदर एक हिम्मत और जोश आएगा। 1967 में मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। घर में मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। मेरे पिता के नाम एक प्रॉपर्टी थी। जब रिश्तेदारों को पता चला कि इस प्रॉपर्टी में हम कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे पिता को जहर दे दिया। उस जहर से मेरे पिता मरे तो नहीं, मगर उनकी आवाज़ चली गई हमेशा के लिए। मेरी माँ अकेली हो गई। पूरा परिवार का बोझ मेरी माँ के सर पे आ गया। हमारा एक ढाबा था, मेरी माँ उसको चलाने लगी, काम करने लगी, तंदूर पे रोटियां बनाती थी। रात को जब ग्राहक लोग आते थे और वो मेरी माँ को गंदी निगाह से देखते थे, कुछ बुदबुदाते थे, मैं वहाँ पास में बैठ के देखती थी। तो मेरी माँ जिन सलाखों से रोटियां निकाला करती थी तंदूर से, वही सलाखें उनकी तरफ आंखों की तरफ करते हुए कहती थी, दीदे काट दांगी हरामी, चल निकल। यानी उनको बताती थी कि तुम्हारी आंखों में ये सलाखें दे दूंगी। अपनी माँ का ये जोश देखते हुए, उनकी हिम्मत देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी माँ सरेआम एक जवाब दे देती है। उस समय तो ये बात समझ नहीं आती थी, मगर जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे तब महसूस हुआ कि एक औरत को कोई आदमी अगर गलत निगाह से देखता है तो किस तरह से पलट को उसको जवाब देना चाहिए। मुझे अपनी माँ को देख के ये लगता था कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां वो सब काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। परिवार को जिस तरह से लड़के पालते हैं, आदमी पालते हैं, मेरी माँ ने लड़की और औरत होते हुए उसको पाला। मैं बड़ी हुई, स्कूल में जब जाने लगी तो शरारती थी, घर में लाडली थी क्योंकि भरा पूरा परिवार था, माँ के पास भी रहती थी। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि स्टोव में पानी का पतीला रखा हुआ है, वो उबल रहा है, स्टोव को बंद कर दो। दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती आई, मैंने स्टोव बंद करने की जगह पंप करना शुरू कर दिया और हालात ये हुए, वो गर्म पतीला जो पानी का था वो सारा मेरे बाजू पे गिर गया। स्वेटर चिपक गया था और बाजू एकदम खराब हो चुकी थी और जो स्वेटर चिपका हुआ था उससे मेरा हाथ इस तरह से बन गया। कई साल मेरा इलाज चला, हाथ सीधा हुआ। हाथ सीधा होने के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे माँ-बाप मेरे दोनों हिम्मत थे। स्कूल में जूडो शुरू हुई, जब जूडो शुरू हुई तो मैंने उसको जब जॉइन किया तो मेरे मम्मी-पापा ने कहा एक हाथ तो पहले ही खराब है, दूसरा टूट गया तो शादी के लायक भी नहीं रहोगी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं ये अपने परिवार को बता दूं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट क्योंकि हम हमेशा रहता था कि मैं खेलूं कूदूं, कई साल मैं इस तरह की एक्टिविटी कर नहीं पाई थी, तो मैंने खेलने के माध्यम से जूडो सीखना शुरू कर दिया। अखबारों में नाम आया, मेरे परिवार वालों को जब पड़ोसियों से पता चला कि आज किरण का नाम आया है तो उनको खुशी हुई। फिर उन्होंने मुझे नहीं रोका और कहा कि अगर जूडो करना चाहती हो तो जाओ। उन्होंने मुझे शिव कुमार कोहली कोच के पास भेजा। वहाँ मैंने जूडो की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। उनके पास बहुत सारे पुलिस वाले आते थे। मैंने अपने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप भर्ती होना चाहती हो तो मेहनत करो, दौड़ लगाओ, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगी। उनकी मार्गदर्शन पे मैंने फॉर्म भरा और मैं दिल्ली पुलिस में 1987 में एज़ अ कांस्टेबल भर्ती हो गई। जॉब कोई छोटी-बड़ी नहीं होती, पोस्ट कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है। आप बड़े होते हैं अपने कर्मों से, अपने कामों से। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। यही शिक्षा मेरे को अपने माता-पिता से और अपने कोच से मिली। समय बीतता रहा, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मैं ऑलराउंडर आई, आउटडोर में फर्स्ट आई, तो एक गर्व हुआ कि मैं दुनिया में कुछ और अलग कर सकती हूँ। हमारा लोगो है शांति, सेवा और न्याय। सेवा जब एक पहला शब्द आता है तो आपके अंदर एक जोश भर जाता है। मैंने
अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि ये कमज़ोर हैं, बेचारी हैं, और इसका सिरा जाता है उनके माँ-बाप पर, क्योंकि वो जब पैदा होती हैं तभी उन्हें बता दिया जाता है कि तुम रात के समय बाहर नहीं निकलो, तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी जहाँ रात के समय जाना पड़े। तो ये जो बंदिश हैं, ये लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए हैं, और ये लड़कियों को कमज़ोर बनाती चली जाती हैं। लड़का कोई रोता है तो बार-बार कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, यानी आप मानते हैं कि सिर्फ़ लड़कियाँ ही रोती हैं, उन वही बेसहारा हैं, वही हमेशा सबके सामने दब कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से जब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, तो मैंने उनको बताया कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद अपनी लड़ाई लड़िए। अगर तुम्हारे साथ अपराध होता है, तो आप पुलिस में आइए। पुलिस होती किस लिए है? पुलिस इसीलिए है कि आपकी रक्षा करे। पुलिस को पता नहीं चलेगा, कोई सपना नहीं आएगा कि इस लड़की के साथ अपराध हुआ है। जब आप अपनी बात पुलिस को बताती हैं, उसकी शिकायत करती हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है पुलिस। तभी कानून का जो एक मकसद है कि जो लोग लड़कियों के साथ यौन शोषण या अपराध करते हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। एक वाकया बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं जून के महीने में डीटीसी बस में बैठी हुई थी और मैंने देखा कि बस में कुछ लड़के आने-जाने वाली जो वहाँ की बैठी औरतें थी, लड़कियाँ थीं, उनको कभी चूटी कस रहे थे, कभी उनका दुपट्टा खींच रहे थे, कभी वो उनके ऊपर फब्तियाँ कस रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कोई लड़की आवाज़ नहीं उठा रही। उनको क्यों नहीं आवाज़ उठानी आ रही या क्यों वो इस बात को सह रही हैं? मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उठ के बोलूँ, इतने में मेरा स्टॉप आ गया। मैं हैंडल पकड़ के नीचे उतरने लगी, तो एक लड़के ने उसी में से मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया। बस, फिर क्या था? मैंने अपनी उठाई कोनी और उसके मारी और नाक से खून निकाल दिया और उसका कॉलर पकड़ के मैंने कहा, "रुक, तुझे मैं बताती हूँ।" उसको देखते ही पीछे के 4 लड़के पीछे के गेट से भाग गए। आप मानेंगे, चलती बस से नीचे उतर गए। मगर मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उस लड़के को मैंने कॉलर से पकड़ा और ड्राइवर को कहा, "अगर पुलिस स्टेशन से पहले किसी स्टैंड पे बस रोक दी, तो इसको तो छोड़ दूँगी, तुम्हें अंदर करा दूँगी। तुम बस में लगातार देख रहे हो ये लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मगर ना तो कंडक्टर रोक रहा है उन चीज़ों को, ना ही ड्राइवर रोक रहा है।" मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उनको जेल के पीछे भेजा। मैंने अगर कंप्लेंट की, तो अब औरों को सबक मिल गया कि लड़कियाँ अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। इसलिए आप आवाज़ उठाइए, अपराध को वहीं रोकिए। आज ये आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार हुआ। मैं एक दिन की बात बताती हूँ, मैं अपने घर के पास एक बड़ा ही पार्क था। मैं अपनी ड्यूटी के बाद जब भी मुझे समय मिलता था, तो मैं चली जाया करती थी। जब मैं वहाँ चक्कर काट रही थी, तो अचानक किसी एक लड़के ने आके मेरे कंधे से कंधा मारा। मुझे लगा आराम अचानक लग गया होगा। मैंने कोई ज़्यादा उस पे गौर नहीं किया और मैंने हल्का-सा पीछे मुड़कर देखा। मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने अपनी पैंट की ज़िप खोलकर अपने पेशाब वाला हिस्सा बाहर निकाल रखा है। मुझे लगा कि यहाँ पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, औरतें भी बैठती हैं, ये आदमी क्या कर रहा है? वो आगे की तरफ निकल गया, मैं वापस पार्क की तरफ वापस एक राउंड काट के जब आई, तो वो आदमी मेरे आमने-सामने आया और उसने सरेआम मेरे सामने अपने पैंट की ज़िप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। मैंने मौका नहीं खोया। मैंने उसी टाइम उसको वहाँ पकड़ा और 3-4 धरे और वहीं से पकड़ती हुई मैं उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गई और उसको पुलिस के हवाले किया। तमाशबीन बनकर मत जिएँ। तमाशबीन बनकर अगर जिएँगे, तो आप भी एक अपराध का होने का सहारा बनते हैं कि अपराध हो रहा है, होने दीजिए, हम अपना मुँह उधर फेर लेंगे। जब लोग सब आवाज़ उठाएँगे, हम तभी आवाज़ उठाएँगे, तभी हम मोमबत्ती लेकर ऐसे धार्मिक स्थलों पे या ऐतिहासिक स्थलों पे जाकर आवाज़ उठाते हुए कहेंगे कि ये अपराध बंद होने चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए। कानून सख्त हैं, पहले भी थे, बट उसको आप इग्नोर ना करें। ऐसा ही एक किस्सा है, जब अपराध हो रहा था, तो लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक बहुत ही भीड़ वाली सड़क, जहाँ पे एक कॉलेज है और गंगाराम हॉस्पिटल है, एक बहुत ही फ़ेमस स्कूल है और वहाँ पे आना-जाना सड़क पर आम था। एक नेत्रहीन लड़की जो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी, कुछ गुंडे उसे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की